Assalamu alaikum and welcome all viewers केमिस्ट्री ग्रेड 10 ऑल बोर्ड्स ऑफ KPK में सब देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का बेसिक जो टॉपिक है वो है डिराइवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिकली हम इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ है जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। एक्सप्रेशन आपको पता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी एक इक्वेशन की सूरत में हम एक लिखते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है। डिराइवेशन कि हम उसको डिराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन को, एक इक्वेशन को, किसके लिए? केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। तो आज के टॉपिक में हमें ये भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या चीज़ और हम उसके लिए इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, देखें कि कंसिडर अ जनरल रिएक्शन दैट इज़ अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि A प्लस B जो है वो आपस में रिएक्ट करके एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इससे पहले हमने अब पहले वीडियो अगर आप देखें तो उसमें हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ मास एक्शन को। तो एक जनरल रिएक्शन जिसमें रिवर्सिबल एक जनरल रिएक्शन हम लेते हैं कि जिसमें A और B दो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में मिलके C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कुछ देर के बाद यही C और D जब दोबारा बन जाते हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें C और D आपस में मिलकर हमें दोबारा A और B देते हैं। तो ये इस रिएक्शन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। A प्लस B ये आपस में मिलकर C और D बनाते हैं। ये हमारा है फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका जो रेट होगा यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको चले मैं नाम दे देता हूँ R1। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था R1 मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। एक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, लॉ ऑफ मास एक्शन हमने इस पे अप्लाई कर दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ये हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन हमें यही कहता है कि इनका जो एक्टिव मास होता है यानी नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इनका प्रोडक्ट इन दोनों को ज़रब करें यानी उससे जो आंसर आता है, जितना ये आंसर बड़ा होगा इतना ये फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा, जितना ये आंसर ये प्रोडक्ट कम आएगी इतना जो है ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, रेट उसका कम होगा। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं यहाँ पे। क्योंकि R1 से हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया तो इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैं इक्वलिटी का साइन लगाता हूँ, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि फिर एक कांस्टेंट लगाऊँ। यहाँ पे मैं जो कांस्टेंट लगा लेता हूँ मैं उसको नाम दे देता हूँ K1। उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? K1। और ये वाली जो ब्रैकेट की साइन है ये पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि ये ब्रैकेट में आप किसी सब्सटेंस को लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने लिखा है HCl और इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब होता है कि HCl की आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालेंगे? उसकी मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ देखें ये वाला जनरल रिएक्शन, इसको मैंने दो हिस्सों में A प्लस B में डिवाइड किया। ये फॉरवर्ड रिएक्शन इसको कहलाया और रिवर्स रिएक्शन ये वाला इसका जो अपोजिट है जिसमें C और D जो है वो रिएक्टेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इन दो हिस्सों में हम इस रिएक्शन को स्टडी के लिए मैंने इनको दो, वैसे तो ये दोनों एक ही वेसल में एक ही कंटेनर में जो है ना वो अकर होती हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको मैंने R1 का नाम दिया हुआ। R1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A B। ये लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, तो इक्वलिटी का साइन लगाया है और ये जो सिंबल है ये नोट कर लें कि मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फर्दर आगे चल के फिर देखें, यहाँ पे मैंने आपको ये यानी A का मोलर कंसंट्रेशन जो है वो इस तरह इसको ब्रैकेट में A लिख के उसको ज़ाहिर किया है
बी की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हमको बी में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में बी को डाला हुआ है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस किया जाता है बाय साइन ऑफ इक्वलिटी। ये वाला देखें साइन ऑफ इक्वलिटी है, और इसकी जगह फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह ये आ गया। तो इसके साथ लाजमी है कि मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इसके साथ कोई कांस्टेंट आए। तो जिस तरह पहले पेज पे मैंने आपके सामने ये वाला ये डिराइवेशन कर ली कि रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसको हमने नाम दे दिया K1, क्योंकि R1 जो है हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को नाम दिया था, इसलिए हम उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को भी मैंने K1 का नाम दे दिया। लेट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय R2। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन R2 मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ C, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ C एंड D, यानी C और D के दोनों के एक्टिव मासेस यानी मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही बात है। इस डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से जितना बड़ा आंसर आएगा इतना रिवर्स रिएक्शन का रेट या स्पीड ज़्यादा होगा, और जितना ये कम आएगा तो रेट या रिवर्स रिएक्शन का स्पीड जो है वो स्लो होगा। यहाँ पर भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने हटाया है और इसकी जगह इक्विलिटी लगाई है। तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक K2 यहाँ पे हमने, क्योंकि R2 हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को नाम दे दिया था, तो इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी को जो कांस्टेंट हमने लगाया है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए उसको भी हमने K2 का नाम दे दिया। चलें जी, हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। और इससे पहले जो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है इसको, या जहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है ये वाला जो है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन, सॉरी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब फर्दर देखें व्हाट हैपन्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस स्टेट को, रिवर्सिबल रिएक्शन के इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर इस चैप्टर की पहली वीडियो में हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की थी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को यहाँ हमने R1 से, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने R2 से ज़ाहिर किया। तो देखें इसका मतलब ये कि मैं लिख सकता हूँ कि R1 इज़ इक्वल टू R2। तो ये चलें जी, हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, हमारा ये हो गया। अब R1 की जगह, इससे पहले हमने पढ़ा है कि R1 इज़ इक्वल टू K1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, इन तीनों का प्रोडक्ट है। दिस बिकम्स इक्वल एट इक्विलिब्रियम टू K2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसी रिएक्शन को जब हम इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 जो हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 4, ये वाली जो इक्वेशन आ गई, इसको हम रीअरेंज करते हैं। किस तरह रीअरेंज करते हैं कि ये जो K2 है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, इक्वलिटी के साइन के लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये क्या होगा? K1 डिवाइडेड बाई K2 हो जाएगा ये वाला। ये हमने क्या किया, K2 को हम इधर ले आए हैं, K1 डिवाइडेड बाई K2, और इस CD को उठाकर हम इस इक्वलिटी सिंबल के इस साइड पे ले आए हैं। तो ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन रीअरेंज हो गया। रीअरेंज होकर ये किस फॉर्म में आ गया? ये वाली शक्ल, इस शक्ल में आ गई। अब इसको देखें, गौर से देखें, ये कांस्टेंट है, ये एक और कांस्टेंट पे डिवाइड हो रहा है। तो कांस्टेंट पे डिवाइड होगा तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। तो इस नए कांस्टेंट को हम Kc नाम दे देते हैं, Kc। और इसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह आती है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इनमें मज़ीद चेंज ना आ रहा हो, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो उन कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हम मालूम करके ऊपर जो है ये प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, और नीचे हमने क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर लिखें, और फिर से ज़रा दोबारा इसको देखें। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है किस तरह हम मालूम करते हैं? इस रिएक्शन, इस इक्वेशन के थ्रू, के प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, C D को हम डिवाइड करते हैं, A B, और C और D किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को, और A और B रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखें इस इक्वेशन से हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो ये एक्सप्रेशन बजाते ख़ुद जो है ना, जिसको मैंने ये 6 नंबर नाम दिया हुआ है, ये वो एक्सप्रेशन है जिसके लिए हमने ये सारा काम किया है। वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, हमें इसी इक्वेशन से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफिनीशन भी मिल रही है, जो अगले पेज पे ऊपर मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। देखें, के सी डी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सी और डी ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लेकिन ब्रैकेट में लिखे हुए, तो इसका मतलब ये कि ये सी और डी दो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर वो डिवाइड हो रही हैं किस चीज़ के ऊपर? ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ए और बी का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के, यानी एक मल्टीप्लाई जो रिजल्ट है और दूसरे के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के ऊपर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें यहाँ से डिफिनीशन मिल जाती है। वो क्या? द रेशो, ये वाला जो सिंबल है ए बी, इनके अगर आप इस तरह लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में कि ए ओवर बी, तो ये जो लाइन होती है ना, ये रेशो को ज़ाहिर कर रही होती है, डिवीज़न को ज़ाहिर कर रही होती है। डिवीज़न भी क्या होता है? यही रेशो ही होती है। द रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये डिफिनीशन हमें मिल गई। तो देखें ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सी और डी, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ये ए और बी, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ठीक है। तो इन दोनों की रेशो है, प्रोडक्ट्स की एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों की रेशो ले रहे हैं। तो हमारे पास जो चीज़ आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, थोड़ा सा और मैंने इसको वाज़ेह किया हुआ है कि एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के सी, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देखें, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ इक्वल टू, या हम कह सकते हैं इज़ व्हाट? इट इज़ द रेशो, ये लाइन जो है रेशो को ज़ाहिर कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यही जो है ये एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इसी से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफिनीशन भी निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो था, इस वीडियो का टॉपिक जो था, यानी डिराइवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है, ये आपको समझ आ गई होगी। दोबारा भी थोड़ी सी वो टर्म्स रिवाइज हो गई हैं कि एक्टिव मास क्या चीज़ है, नंबर ऑफ़ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या मोलर कंसंट्रेशन क्या चीज़ है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिराइवेशन का तरीक़ा भी आ गया होगा कि हम इसको किस तरह डिराइव कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है, इसकी एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, और उसी एक्सप्रेशन से हम इसकी डिफिनीशन किस तरह निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।